तो इन ढेर सारी खबरों के बीच सबसे पहले बात करेंगे बाजार की, क्योंकि आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के दिन बाजार में गिरावट रही और इस गिरावट के साथ सेंसेक्स 724 अंक टूटकर 71,428 पर बंद हुआ। तो निफ्टी भी 213 अंक गिरा और 21,718 पर जाकर टिका है। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसयू बैंक, पीएससी शेयरों में रही। रियल्टी फार्मा शेयरों में बिकवाली मिली। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं। हमारे साथ सुमित हैं। तो सुमित, क्या ये पॉलिसी का असर रहा या कुछ और फैक्टर्स रहे बाजार में आज जितनी गिरावट क्यों? देखिए, दो असर कह सकते हैं। एक तो पॉलिसी तो था ही, लेकिन बाजार स्टेटस को होता तो बहुत ज़्यादा उस पर बाजार रिएक्ट नहीं करता। लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो एस्पेक्ट था, एक्सपायरी भी है, आज वीकली एक्सपायरी थी, तो उसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिला। इसलिए बाजार में गिरावट भी आई, गिरावट का लोअर लेवल से रिकवरी भी आई। मिड कैप हरे निशान में पहुंचा, लेकिन लास्ट आवर में फिर बिकवाली आई और इस एक उतार चढ़ाव के बीच में कहीं इंडेक्स आकर बिकवाली बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। प्रेशर था इस प्राइवेट बैंक्स में, तो प्राइवेट बैंक्स का इम्पैक्ट तमाम बाजार में देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ सपोर्ट दे रहा था एक टीसीएस और साथ साथ रिलायंस, जो कि पूरी तरह से मार्केट सपोर्ट कर रहा था। आईटीसी से जुड़ी बड़ी खबर भी आई, तो आईटीसी जैसे हैवी वेट स्टॉक में 5% का फॉल, जो कि इंडेक्स को नीचे की तरफ धकेल रहा था। इसीलिए आज एफएमसीजी, बैंकिंग, ऑटो यहाँ पर बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। थोड़ी बहुत खरीदारी थी आज आईटी शेयरों में, जहाँ पर कुछ सपोर्ट था। रियल्टी फार्मा भी आज प्रेशर के साथ ही कामकाज कर रहा था, तो एक तरफा बिकवाली हैवी वेट स्टॉक्स में उनका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट जो था वो था पीएसयू बैंक्स का, थोड़ा बहुत सपोर्ट था पीएसयू शेयरों का, जो कि लग ही रहा था कि तेजी आनी चाहिए। और दूसरा रिलायंस और टीसीएस जैसे शेयर भी कुछ हद तक सपोर्टिव हुए, इसलिए बाजार में थोड़ी रिस्पाइट रही। लेकिन अदरवाइज एक वोलेटाइल सेशन के बीच में दबाव के साथ मार्केट्स बंद हुए। राइट, तो ये कारण रहे आज के बाजार में गिरावट के। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें सुमित, तो कैसा एक्शन रहा? देखिए, आज पीएसयू बैंक का दबदबा था मार्केट में, तो एसबीआई सबसे ऊपर लीड कर रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार आपको दिखाई पड़ेगा। 3.5% की बढ़िया तेजी आज लगातार दूसरे दिन। बीपीसीएल 3% ऊपर, पावर ग्रिड 3% ऊपर, कोल इंडिया 1.5% ऊपर। चारों के चारों सरकारी शेयर जो कि आज तेजी में थे। गिरने वाले शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक 3.5% नीचे, ब्रिटानिया 4% नीचे, एक्सिस 3% नीचे, नेस्ले 3% के आसपास बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में टीटीएमएल 8% ऊपर, जस्ट डायल 8% ऊपर, मोतीलाल ओसवाल 6.5% ऊपर और कोटक कल्याण ज्वेलर्स करीब 1.5% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में बोरोसिल रिन्यूएबल्स नंबर्स का इंपैक्ट 10% नीचे, वेरॉक्स 7% नीचे, यूको बैंक 7.5% नीचे और ज्योति लैब करीब 6.5% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंक का दिन था, तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक सब में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो सरकारी शेयरों में एक अच्छा मूव और एलआईसी ऐसा शेयर भी आज अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी की। तो आरबीआई ने लगातार छठी बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस्ट का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी कम नहीं होगी या बढ़ेगी नहीं, दोनों तरीके से आप इसे देख सकते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए ये ऐलान किया। ये मीटिंग हर 2 महीने में होती है। आरबीआई ने इससे पहले दिसंबर में हुई बैठक में ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। वहीं आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 1/4% बढ़ाकर 6.5% कर दी थी, जो अभी भी कायम है। The Monetary Policy Committee, that is MPC, decided by a 5-to-1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. पेटीएम मामले में आरबीआई गवर्नर ने अपना रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन सबको करना पड़ेगा और जो नियमों का पालन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आरबीआई हमेशा फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करता आया है। Finally and emphatically, let me stress and let me emphatically state that the Reserve Bank is and will continue to encourage and support innovation and technology in the financial sector. Let there not be any doubt about
Reserve Bank's commitment to promote fintechs, to promote innovation, to promote technology in the financial system. लेकिन इस पॉलिसी में एक ऐसी बात रही जो सीधे आपसे यानी कंज्यूमर से कनेक्टेड है। आरबीआई गवर्नर ने कंज्यूमर लोन के बयान के बाद बाजार में हमने देखा एक तेज गिरावट रही। दरअसल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि बैंकों को अब सभी तरह के चार्जेस को ब्याज दरों में शामिल करना होगा। क्लैरिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये हमने मैंडेट किया है, ये कस्टमर इंटरेस्ट में है। अभी भी बैंक्स वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कुछ हाइड नहीं किया है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर, द बैंक्स टर्म्स एंड कंडीशंस आर वेरी ट्रांसपेरेंट इन द सेंस दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन। बट एक्सपीरियंस ये है कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इसीलिए एक सिंपल सा टर्म शीट उनको की फैक्ट स्टेटमेंट हमने मैंडेट किया है, प्योरली इन कस्टमर्स इंटरेस्ट, एंड आई एम श्योर बैंक्स विल encourage it because the banks also are interested in the banks are long term players, so they are not short term operators. एक बार फिर पेटीएम की बात पे लौटते हैं। पेटीएम मामले पर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जानकीरमन ने कहा कि पेटीएम को गड़बड़ी सुधारने पर काफी वक्त दिया गया था, नियमों की अनदेखी की वजह से पेटीएम पर कार्रवाई हुई है। सीएनबीसी टीवी 18 की लता वेंकटेश के सवाल पर जवाब देते हुए स्वामीनाथन ने कहा कि काफी निगरानी के बाद आरबीआई ने ये एक्शन लिया है। In terms of context, as you all know, that this is a supervisory action on a regulated entity for a persistent non-compliance. Second, such supervisory actions are invariably preceded by months and at times years of bilateral engagement, where we not even pointing out, not only pointing out the deficiencies, but also provide more than adequate time for them to take corrective action. Third, of course, is in terms of, as a regulator, it's incumbent upon us to protect the interest of the ultimate consumer and thereby protecting the stability of the financial system. So these actions have to be seen in that particular context. पॉलिसी के बाद एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार तिवारी ने कहा कि आरबीआई पॉलिसी अनुमान के मुताबिक है और जब तक महंगाई 4% पर स्थिर नहीं होती तब तक यही पॉलिसी रहेगी। पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर थी। हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे थे कि कोई रेट कट होगा या किसी भी तरह का कोई चेंज होगा स्टांस में, और वही हुआ है। और गवर्नर साहब ने बड़ा क्लियरली बोला भी है कि जब तक इन्फ्लेशन स्टेबल नहीं हो जाता है 4% के आसपास, जो कि उनका टारगेट है, तब और फ्लक्चुएट करता रहेगा, तब तक वो अपनी पॉलिसी को कमोबेशी चालू रखेंगे। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो अभी भी थोड़ी अनसर्टन है, और चूंकि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो लास्ट क्वार्टर में ज़्यादा होती है, बजटेड जितने स्पेंड्स होते हैं वो ज़्यादा होती है, तो ये भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट के जो बैलेंसेस जैसे जैसे स्पेंडिंग होगी तो वो मार्केट में आएंगे और लिक्विडिटी को सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए उन्होंने लिक्विडिटी में भी कोई चेंज करने की बात नहीं कही और कहा कि हम फ्लेक्सिबल हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे। महंगाई के मुद्दे पर सिट्रस एडवाइजर्स के संजय सिन्हा का कहना है कि अगले साल महंगाई में गिरावट संभव है और महंगाई कम होती है तो रेट कट हो सकते हैं। इस साल की फाइनेंशियल ईयर की एवरेज इन्फ्लेशन की दर देखें तो वो 5.5 है, और अगले साल अगर वो यहाँ से 100 बेसिस पॉइंट नीचे है तो इन्फ्लेशन और जो पॉलिसी रेट है उसके बीच का जो स्पेस है वो करीब 200 बेसिस पॉइंट का हो जाएगा, जो कि अनसस्टेनेबल रहेगा। इसलिए रेट कट होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और जैसा कि बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसकी होने की संभावना सेकेंड हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में है। और जैसा कि गवर्नर भी कह रहे हैं कि उनका जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो बहुत हद तक मॉनसून पर डिपेंडेंट है। आज बाजार में एक और चीज बहुत एक्शन में रही और वो चर्चा रही, वो बात रही है एसबीआई की ब्लॉक डील की, जिसके जरिए यस बैंक में वो हिस्सा बेच सकता है। सीएनबीसी आवाज की मेगा एक्सक्लूसिव पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए यतिन मोहताज, जो दिन में यानी मार्केट आवर्स में भी इस खबर को लेकर आए थे। तो यतिन, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमको ये खबर आ रही है कि काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने एसबीआई के मैनेजमेंट को मिल के ये पिच किया है कि येस बैंक में जो इनकी हिस्सेदारी है उसको मोनेटाइज किया जाए। आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 22 से 23 हज़ार करोड़ रुपए के शेयर्स एसबीआई के पास येस बैंक के हैं, और कहीं ना कहीं इसमें से एक पार्शियल स्टेक यानी 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए के शेयर्स एसबीआई मोनेटाइज कर सकता है, जिसके कारण जो अभी इनको दिक्कत आ रही है कैपिटल
एडिक्वेसी रेशियो की, इसको एड्रेस किया जाए बिना इक्विटी कैपिटल रेस किए, यानी इक्विटी डाइल्यूशन के बिना और येस बैंक के शेयर्स बेच के शायद ये कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीट की जाए, ऐसा सजेशन दिया गया है। इस पे ऑब्वियसली एसबीआई का बोर्ड बहुत जल्द डिसीजन ले सकता है, ऐसा सूत्र हमको बता रहे हैं। और सबसे अहम बात कि येस बैंक में जो एसबीआई की हिस्सेदारी है वो मार्च 2020 से है, और ये जो स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन है इसमें एसबीआई को किसी प्रकार का स्टेक सेल के ऊपर या मुनाफे के ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। तो कहीं ना कहीं ये पूरे फायदे की बात है एसबीआई के लिए। देखा यह जाएगा कितनी टाइमलाइन में एसबीआई अपना ये स्टेक मोनेटाइजेशन करती है। हालांकि एसबीआई ने इस खबर का खंडन किया है और कहा है कि ये अभी कोई प्रकार का इस पे डिसीजन नहीं लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। चलिए अब रुख करेंगे कुछ और खबरों का। आज कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर जारी किया है। कांग्रेस ने इस ब्लैक पेपर को 10 साल अन्याय काल का नाम दिया है। ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, किसान और कई अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार की विफलताओं का उल्लेख किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार ने इसके बारे में कभी बात नहीं की। सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों में मनरेगा का पैसा भी नहीं देती। खड़गे ने कहा कि सरकार महंगाई कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी बात नहीं करती है। खड़गे ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप भी लगाया। जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे, और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में काफी विकास किया है, इसे किसी की नजर न लग जाए, इसलिए कांग्रेस के ब्लैक पेपर को मैं काला टीका मानता हूं। मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है काला टीका नजर न लग जाए, इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के सैकड़ों गांव के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली कूच किया। हालांकि हजारों किसानों को नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया है, जिसके चलते भारी जाम भी लग गया है। महामाया फ्लाईओवर के पास सभी किसानों को रोका गया है। किसान भी धरने पर बैठ गए हैं और दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन के चलते दिल्ली के सभी बॉर्डर और चौक चौराहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसानों का कहना है कि लगातार उनके साथ धोखेबाजी की जा रही है। उन्होंने जो आश्वासन उन्हें दिए जा रहे हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा है। किसान बीते दिसंबर से नोएडा प्राधिकरण के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर के पास सभी किसानों के साथ महिलाएं भी धरने पर बैठी हुई हैं। महामाया फ्लाईओवर का जायजा लिया हमारे संवाददाता यतेंद्र शर्मा ने। देखिए, ये महामाया फ्लाईओवर से थोड़ा आगे जाते हैं तो दलित प्रेरणा स्थल पड़ता है, और यहाँ से वो रास्ता है जो नोएडा के अंदर की तरफ जाता है। नकुल आपको तस्वीर दिखाएंगे, और आगे हम दिल्ली की तरफ जाते हैं। और ये रास्ता नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच को कनेक्ट करता है, दादरी लिंक रोड कहते हैं, पूरी तरह से बंद है। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर उन किसानों की है जो तकरीबन 6 से 7 घंटे से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। ये पूरी तरीके से चक्का जाम है। पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में आप देख पाएंगे जो सिर झुकाकर नीचे बैठे हैं, सिर के ऊपर हरे रंग का गमछा बंधा हुआ है, ये सुखवीर खलीफा है जो कि भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष हैं। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए। उनकी मांग यह है कि सन 1997 में
उसको लेकर एक मांग उठी थी कि जब सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है तो उसमें से 10% मुआवजे की कटौती करती है और ये कहती है कि उसके बदले हम किसान को जमीन देंगे, तो किसान को बदले में 5% उसकी राशि की जमीन दी जाती है। इनकी मांग ये है कि सरकार जब हमारी 10% राशि को काटती है तो उतनी ही 10% राशि की हमें जमीन क्यों नहीं दी जाती, ये मांग है। और किसानों को ये कहना है कि लिखित में सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि जितना मुआवजा आपका काटा जाएगा उतने ही मुआवजे की आपको जमीन दी जाएगी, लेकिन इनका कहना है कि सरकार अपने वादे से मुकर गई और वादे से मुकरने के बाद इन लोगों ने नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर कई सालों से प्रदर्शन किया और जब प्रदर्शन में सरकार ने उनकी बातें नहीं मानी तो अब ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। और अब बात क्या लेकर आ रहे हैं आपके लिए कंज्यूमर अड्डा में वो बता दें। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। कल हमने आपको इसके बारे में बताया भी था। इसमें शादी, उत्तराधिकार, लिव इन जैसी चीज़ों के लिए समान कानून का प्रावधान है। यूसीसी से क्या क्या बदलेगा और ज़िंदगी पर इसका कैसा असर पड़ेगा, सामाजिक समीकरण इससे कैसे बदलेंगे, इसी पर एक बड़ी चर्चा देखेंगे आज शाम 5:57 पर कंज्यूमर अड्डा में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या क्या बदलेगा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब कुछ और खबरें। एयरबस 220 विमानों के सभी दरवाजों की मैन्युफैक्चरिंग भारतीय कंपनी डायनामेटिक टेक्नोलॉजी करेगी। बंगलुरु के प्लांट में लेटेस्ट एयरबस 220 एयरक्राफ्ट के सभी डोर वेरिएंट बनेंगे। मेक इन इंडिया पहल के तहत सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में डायनामेटिक टेक्नोलॉजी और एयरबस के बीच ये करार हुआ। इससे पहले एयरबस टाटा एडवांस सिस्टम के साथ A320 के डोर मैन्युफैक्चरिंग के लिए करार कर चुकी है। इस मौके पर सिंधिया ने कहा कि इंडिया एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में के लिए दुनिया में एक बड़ा डेस्टिनेशन बन रहा है। इस बड़ी डील पर डायनामेटिक्स टेक्नोलॉजी के CEO और MD उदयंत मल्होत्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। अपने भारत के लिए एक बहुत बढ़िया दिन है। एयरक्राफ्ट जो डोर्स है एक कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको प्रेशर को विथस्टैंड करना पड़ता है और एक मूविंग पार्ट है। जैसे मैंने बताया था, इस प्रोग्राम में हर साल करीब 2.5 लाख पार्ट्स बनाना पड़ेंगे और ये सब कॉम्प्लेक्स हैं, फिर असेंबल करके हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक और चीज़ जो है कि इसमें हर वेरिएंट एयरक्राफ्ट दरवाजे बनेंगे, पैसेंजर डोर, सर्विस डोर, इमरजेंसी एग्जिट डोर और कार्गो डोर। और A220 दुनिया का सबसे मॉडर्न कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, तो इसके लिए ये एक बड़ा कदम है। कब तक ये मैन्युफैक्चरिंग या फिर कह सकते हैं डिलीवरी शुरू हो सकती है इसकी? हमारा प्रोग्राम काम शुरू होगा, आज ही शुरू होगा, पर 1 साल में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, क्वालिफिकेशन होगा प्रोडक्ट का, ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट है, और अगले साल डिलीवरी शुरू होगा। और फिर कॉन्ट्रैक्ट्स तो 10 साल के लिए हैं, पर ये तो ऐसे प्रोडक्ट्स हम कंटिन्यूसली इम्प्रूव करके पार्टनरशिप में, यूजुअली ये लाइफ ऑफ प्रोग्राम होता है यूजुअली। तो अभी ये नया एयरक्राफ्ट है तो इसका बहुत लंबा आगे बहुत लंबा रास्ता है इसके लिए। ये एयरक्राफ्ट है, आपने देखा है इसके नीचे जो ये फ्लैप ट्रैक बीम्स हैं, हम डायनामेटिक में 100% प्रोडक्शन ऑफ एयरबस A318, A319, A320, A321 और A330 के फ्लैप ट्रैक बीम असेंबली बनाते हैं। आगे ये 220 के ये 2 दरवाजे, ये दरवाजे, ये दरवाजे और ये कार्गो डोर सब बनेंगे। तो धीरे धीरे हम हर जगह पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल ये शुरुआत है, अभी एयरबस के दरवाजे बन रहे हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि एक दिन जल्दी आएगा जब पूरा विमान भारत में बनेगा। तो यही उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आवाज़ समाचार के इस एडिशन में इतना ही। नमस्कार।